हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बहुत दफ़ा क्या होता है, हम लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, हम लोग फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं और बहुत सारी हमारी बातों में वी कम अक्रॉस वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो बहुत आम हैं, जो यूज़ होते हैं इमिग्रेशन, यूएस इमिग्रेशन के टॉपिक्स में और वीडियोस में। कभी कभी क्या होता है, जब इवन वन वी वर स्टार्टिंग ऑफ, हम शुरू में स्टार्ट कर रहे थे, हमें भी नहीं पता थे बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग, क्या क्या वर्ड्स की मीनिंग है, वो कहाँ यूज़ होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो a lot of our viewers and a lot of our friends who are starting off this journey of US immigration come across these words और उनको पता नहीं होता इस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब। तो हमने सोचा कि आज एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम इंट्रोड्यूस करें और उसकी डेफिनेशन आपको बताएं, वो कुछ कॉमन ऐसे वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी which are very common to use in US immigration, especially when submitting for example I-130 petition जो स्पाउस वीज़ा का होता है। वेदर वो NVC क्या चीज़ होती है, USCIS कौन सी ब्रांच है US गवर्नमेंट की, ये कौन सा फॉर्म है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है। सो हम ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज आज कवर करेंगे जिससे होपफुली आपकी हेल्प हो। तो सबसे पहले बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग, जिसको बोलते हैं एपी। आपने सुना होगा कमेंट्स में बहुत लोग कहते हैं हमें एपी मिल गया इंटरव्यू के बाद। एपी बेसिकली होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। कई दफ़ा इंटरव्यू होने के बाद आपका एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जब इंटरव्यू हो गया, उसके बाद कॉन्सुलर ऑफिसर को कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में। इसका मतलब ये हो सकता है कभी कभी कि उसको एक्स्ट्रा बैकग्राउंड चेक करना है आपकी प्रोफाइल पे, मतलब बेनिफिशियरी पे। या कभी कभी ज़्यादातर जो हम देखते हैं इसका मतलब होता है आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग था। फॉर एग्जांपल कोई आ गया I-864 फॉर्म के बगैर, या अपडेटेड I-860 फॉर्म नहीं था, या उनको एक एक्स्ट्रा को स्पॉन्सर की ज़रूरत थी, उनकी जो इनकम रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो रही थी। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जो कॉन्सुलर ऑफिसर कहता है कि आपको ज़्यादा थोड़ा टाइम चाहिए या आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि आपको इंटरव्यू वाले दिन वीज़ा नहीं मिल रहा एंड कुछ और थोड़ा टाइम चाहिए होगा प्रोसेस करने में। अकॉर्डिंग टू USCIS एंड NVC यूजली 6 मंथ के अंदर ये हो जानी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। हमने कोविड के टाइम में देखा इससे ज़्यादा टाइम भी लग रहा था, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि टाइम थोड़ा इससे कम हो गया है। तो ये होती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग या AP। नेक्स्ट हम बात करेंगे I-860 फॉर्म के बारे में, जिसको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट भी बोला जाता है, या ऑल्सो AOS भी लिखा जाता है इसको। ये फॉर्म यूज़ किया जाता है टू प्रूव योर फाइनेंशियल एबिलिटी, और ये प्रॉमिस होता है बेसिकली जो पिटिशनर कर रहा है US गवर्नमेंट से कि मैं जिसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल माय वाइफ, माय पेरेंट्स, उनको मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा। ये कमिटमेंट है जो आप कह रहे हैं कि ये मेरी इनकम है, ये मेरे टैक्स लास्ट ईयर का टैक्स फॉर्म था और ये मेरी इनकम होती है जिसकी वजह से मैं स्पॉन्सर फाइनेंशियली कर पाऊँगा अपनी वाइफ या अपने पेरेंट्स या अपने किसी भी रिलेटिव को जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है NVC स्टेज पे, जहाँ जो पिटिशनर होता है उसको ये फॉर्म फिल करके साइन करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देकर CEAC के पोर्टल पे सबमिट करना होता है। ये फॉर्म ऑल्सो कॉन्सुलर ऑफिसर भी मांगता है यूजली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, स्पेशली इन अ स्पाउस वीज़ा और अ पेरेंट्स IR5 वीज़ा। एक और नोट जस्ट एज अ रिमाइंडर कि I-864 फॉर्म की काफ़ी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। देयर इज़ I-864 ईजी, I-864 एंड डिफरेंट टाइप्स। नाउ दीज टाइप्स आर यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस। अगर आप सिंपली एक हस्बैंड अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर रहा है और वो वाहिद स्पॉन्सर है, मीनिंग उसकी इनकम जो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है वो अपनी इनकम के डिपेंडेंट ऑन स्पॉन्सर कर सकता है, तो ही जस्ट नीड्स टू फिल आउट द I-864 ईजी। लेकिन कुछ सिचुएशन में आपको को स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है जहाँ पर आपकी अपनी इनकम सफिशेंट नहीं है, तो वहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट I-860 फॉर्म के वेरिएंट्स यूज़ होते हैं। कौन सा वेरिएंट आपकी सिचुएशन चलेगा और कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ I-864 फॉर्म्स होते हैं, ये वीडियो हमने कवर की हुई है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं इस कार्ड पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेंट क्या होता है। बहुत दफ़ा आप फॉर्म्स पे देखेंगे या इन वीडियोस में देखते हैं कि एप्लीकेंट की तरफ से फॉर्म भरना है या एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो एप्लीकेंट इज़ अनदर वर्ड फॉर बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी हम उसको कहते हैं जिसको बेनिफिट मिल रहा है इस पूरे ट्रांजैक्शन से, इस पूरे प्रोसेस से। सो फॉर एग्जांपल एक स्पाउस वीज़ा में जो एप्लीकेंट होता है वो स्पाउस होता है जो पाकिस्तान में या इंडिया में होता है, जो अमेरिका आना चाह रहा हो, वो वीज़ा अप्लाई कर रहा है NVC स्टेज पे। याद रखिए NVC स्टेज पे और एम्बेसी के स्टेज पे इट्स द एप्लीकेंट हु इज अप्लाइंग फॉर द वीज़ा, नॉट द पिटिशनर। द पिटिशनर हैज़ ऑलरेडी पिटिशनड इन द USCIS phase. So simply applicant or beneficiary also called is the person
in a foreign land who is trying to come to the US and applying for the visa. Next हम बात करेंगे बायोमेट्रिक्स के बारे में. बायोमेट्रिक्स इस ऐसा प्रोसेस है जो US गवर्नमेंट लेती है which is getting your biologically unique information. मतलब ऐसी आइडेंटिफायर जो सिर्फ आपको बिलोंग करता हो, उससे आपकी पहचान हो सकती हो, मीनिंग आपके फिंगरप्रिंट्स या आपका आइरिस मतलब आंखों का स्कैन. ना ये चीज़ पाकिस्तान में जब आप ग्रीन कार्ड के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो ये इंटरव्यू वाले दिन ही होती है इस्लामाबाद एम्बेसी में. बट इन इंडिया बायोमेट्रिक्स का अलग से एक अपॉइंटमेंट लिया जाता है बिफोर द इंटरव्यू. अगर आप अमेरिका में ही हैं और एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस हो रहा है तो बेसिकली बिफोर योर इंटरव्यू फॉर योर ग्रीन कार्ड बायोमेट्रिक्स का एक अपॉइंटमेंट अलग से लिया जाएगा. इट्स बेसिकली द US गवर्नमेंट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, बायोलॉजिकली यूनिक इन्फॉर्मेशन अबाउट यू टू कीप इन द डेटाबेस. नेक्स्ट हम बात करेंगे केस नंबर. केस नंबर एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफायर कोड है जो हर इमिग्रेंट वीज़ा के पिटिशनर को मिलता है. ये कब मिलता है? जब आप शुरू में पिटिशन अप्लाई करते हैं USCIS पे और वो अप्रूव हो जाता है, देन आपका केस जाता है NVC के स्टेज पे. देन NVC असाइंस ईच केस ए यूनिक केस नंबर. ये केस नंबर होता है फर्स्ट 3 letters आर द आइडेंटिफायर बाय द एम्बेसी वेयर द केस इज गोइंग, फॉलोड बाय 10 digits दैट आर यूनिक टू योर केस नंबर. मतलब फॉर एग्जांपल अगर इस्लामाबाद एम्बेसी का केस नंबर अपॉइंट हो रहा है आपको, तो ये शुरू होगा ISL से, मतलब इस्लामाबाद एम्बेसी का केस है ये. उसके बाद जो 10 digits आएंगे वो बात करते हैं उस किस डेट को वो जनरेट हुआ था. नाउ केस नंबर जो होता है दिस इज़ डिफरेंट देन अ USCIS रिसीट नंबर. रिसीट नंबर जो होता है USCIS का, ये आपको मिलता है रिसीट नोटिस पे जो I-797 फॉर्म होता है जब आपको मिला होता है वन आपने अपना पूरा पिटिशन शुरू किया था. NVC आपको भेजती है आपका केस नंबर, और आपका केस नंबर और रिसीट नंबर दोनों आपको चाहिए होते हैं एक्सेस करने के लिए अपना CEAC पोर्टल, जहां आप अपलोड करेंगे ये सारे अपने सिविल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स. ऑलराइट, नेक्स्ट अप वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डॉक्यूमेंटरली क्वालिफाइड. ये बहुत कॉमन टर्म है और ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में यूज़ होती है हमारे चैनल पे. हमारी ज़्यादातर जो इंटरव्यू लेटर्स की वीडियोज़ होती हैं वो हम डॉक्यूमेंटरली क्वालिफाइड या DQ के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं. इसका मतलब ये होता है ये वो डेट है जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स NVC के स्टेज में CEAC पोर्टल में अपलोड कर दिए और कॉन्सुलर ऑफिसर और NVC ने उसको देखकर अप्रूव कर दिया. तो जस्ट रिमाइंडर, ये वो डेट नहीं जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे NVC पे. ये वो डेट है जब सारे आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू होकर एक्सेप्ट हो जाते हैं. तो इसमें टाइम लगता है अपलोड करने के बाद थोड़ा ऑफिसर्स को और NVC को रिव्यू करने में. सो द DQ डेट इज़ व्हेन ऑल योर डॉक्यूमेंट्स सिविल एंड फाइनेंशियल हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय NVC एंड ऑल द प्रोसेसेस हैज़ बीन डन बाय NVC. एट DQ आपका केस रेडी होता है एम्बेसी में ट्रांसफ़र होने के लिए. इसके बाद NVC आपका केस ट्रांसफ़र करती है आपकी लोकल एम्बेसी या कॉन्सुलेट में, और आप लाइन में लग जाते हैं बेसिकली इंटरव्यू के लिए. ना एक और सवाल लोग पूछते हैं कि हमें कहाँ से डेट पता चलेगी कि हमारे DQ क्या है. तो NVC नेशनल वीज़ा सेंटर की तरफ से आपको एक ईमेल आती है जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाते हैं CEAC पोर्टल पे, और जिस दिन वो आती है ईमेल दैट इज़ योर DQ बेसिकली. NVC आपको ख़ुद बताती है कि कौन सी डेट आपकी DQ है और आपके डॉक्यूमेंट्स अब फाइनली एक्सेप्ट हो गए हैं एंड नाउ दे आर सेंडिंग योर केस टू दी एम्बेसी. नेक्स्ट अप हम बात करेंगे जॉइंट स्पॉन्सर के बारे में. जॉइंट स्पॉन्सर वो होता है जो अलॉन्ग विद द मेन पिटिशनर एक केस में स्पॉन्सर कर रहा होता है किसी बेनिफिशियरी को एक इमिग्रेंट केस में. ना ये तब काम आता है वन जो मेन स्पॉन्सर है, मतलब मेन पिटिशनर जो है, फॉर एग्जांपल अ हस्बैंड स्पॉन्सरिंग हिज वाइफ, उसकी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है. जो USCIS की तरफ से इनकम रिक्वायरमेंट्स आती हैं हर साल, वो उसकी पूरी नहीं अगर हो रही हो तो उसको एक जॉइंट स्पॉन्सर चाहिए होगा जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करेगा उस बेनिफिशियरी की उसके साथ साथ. ना इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं. आपको जॉइंट स्पॉन्सर बनने के लिए 18 साल की उम्र तक होना चाहिए एटलीस्ट. यू मस्ट बी 18 years of age एंड ऑल्सो आपका US सिटीज़न या ग्रीन कार्ड होल्डर होना पड़ता है, और आपका रेजिडेंस मतलब आपका डोमिसाइल US में ही होना चाहिए. आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप US सिटीज़न हैं लेकिन आप इंग्लैंड में रह रहे हैं या पाकिस्तान या इंडिया में रह रहे हैं. आपका रेजिडेंस मतलब रिहाइश भी US में ही होनी चाहिए. एंड ऑल्सो फाइनल पॉइंट ये कि जो जॉइंट स्पॉन्सर होता है उसकी और उसकी फैमिली की इनकम जो होनी चाहिए वो 125% ऑफ द इनकम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. मतलब अगर उसकी 100% भी नहीं है उससे काम नहीं चलेगा, आपको 125% उससे ऊपर होनी चाहिए रिक्वायरमेंट. तो ये है जॉइंट स्पॉन्सर. नाउ एक फाइनल नोट, बहुत सारे लोग ये पॉइंट मिस कर देते हैं कि एक I-860 फॉर्म जो होता है, चाहे मेन स्पॉन्सर जो है मतलब जो आपका पिटिशनर है मतलब हस्बैंड जो स्पॉन्सर कर रहा है फॉर एग्जांपल, चाहे उसकी इनकम लो भी हो रही है या बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं कर सकता, उस फॉर्म पे जो मेन स्पॉन्सर होता है वो हमेशा मेन
पिटिशनर ही होता है, मतलब वो हस्बैंड या वो बेटा जो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर रहा है, या बेटी या जो भी है। जॉइंट स्पॉन्सर कभी भी जो होता है वो मेन स्पॉन्सर नहीं बन सकता, उसको आपको हमेशा ऐड करना होता है एज अ को स्पॉन्सर, एज अ सेकेंडरी स्पॉन्सर। और एज ऑल्सो एज रिमाइंडर कि आपको I-864 फॉर्म दोनों का भरना होता है, मेन स्पॉन्सर का जो पिटिशनर है और जॉइंट स्पॉन्सर का भी। और ज़ाहिर है इसके साथ साथ मतलब ये है कि आपको जॉइंट स्पॉन्सर का भी इनकम की इन्फॉर्मेशन या टैक्स के फॉर्म्स इंटरव्यू में लेकर जाने होंगे और CEAC की वेबसाइट पे अपलोड करने होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे NVC। NVC जो है वो नेशनल वीज़ा सेंटर है, ये वो इदारा है जो आपका मेन वीज़ा प्रोसेस करता है। USCIS जो है वो एक इदारा है US गवर्नमेंट का, जो सिंपली आप जो पिटिशन फाइल करते हैं और वो पिटिशन अप्रूव कर देता है, मीनिंग वो कहता है कि फाइनली यू आर लीगली अलाउड टू पिटिशन योर वाइफ, यू पिटिशन योर हस्बैंड और योर पेरेंट्स। जहाँ तक उनका वीज़ा मिलने का सवाल होता है, मतलब CR1 वीज़ा मिलेगा या IR1 या IR5, ये सारी चीज़ें is usually processed or always processed at the NVC, which is the National Visa Center. Meaning they take all your information, वहाँ आप सारे अपने सिविल डॉक्यूमेंट्स, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और वो आपको अप्रूव करते हैं और DQ आपको किया जाता है NVC की तरफ से। और NVC ही है जो आपको फाइनली MBC की तरफ आपका केस भेजता है और आपको स्केड्यूल करवाता है। कुछ अगर आपको क्वेश्चन होते हैं यूजली अपने I-860 फॉर्म के बारे में, या बहुत लोगों को DS-260 फॉर्म जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इमिग्रेंट फॉर्म होता है, वो जब भरना होता है, कोई इशू निकल आता है, कोई गलती हो जाती है, तो आप यूजली NVC इंक्वायरी फॉर्म पे जाते हैं, वहाँ भरते हैं। अगर आपको अपनी एम्बेसी चेंज करानी है NVC के स्टेज पे, तो आप NVC इंक्वायरी फॉर्म को कांटेक्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन एट NVC इंक्लूडिंग द DS-260 फॉर्म, जिसका कॉन्फर्मेशन पेज आपको इंटरव्यू में भी लेकर जाना होता है। अब बात करते हैं नेचुरलाइजेशन के बारे में। नेचुरलाइजेशन बेसिकली जस्ट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अ पर्सन बिकमिंग ए US सिटीजन। एक पर्सन जो पहले US सिटीज़न नहीं था और वो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू US सिटीज़नशिप बन रहा है और US नेशनल बनने जा रहा है। ऑब्वियसली नेचुरलाइजेशन उन लोगों पे अप्लाई नहीं होती जो पैदा ही अमेरिका में हुए होते हैं, वो पैदाइशी US सिटीज़न होते हैं। सो एनी पर्सन हु बेसिकली केम हियर एज एन इमिग्रेंट एंड देन बिकेम अ US सिटीज़न ग्रीन कार्ड पे आफ्टर लिविंग हियर फॉर 3 years और 5 years कैन अप्लाई फॉर नेचुरलाइजेशन। जब आपका रिक्वायर्ड टाइम जो US में रहने का है ग्रीन कार्ड पे वो पूरा हो जाता है और आप सिटीज़न बनने के लिए तैयार होते हैं, तो आपको N-400 फॉर्म भरना होता है, विच इज़ द फॉर्म फॉर एप्लीकेशन ऑफ द नेचुरलाइजेशन। अगर आप लोगों को उस फॉर्म के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या वो उसका प्रोसेस पूरा कैसे होता है, क्या है, तो लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो एंड विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पिटिशनर। पिटिशनर क्या होता है? पिटिशनर इज़ बेसिकली द पर्सन दैट इज स्पॉन्सरिंग द बेनिफिशियरी। हमने एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी के बारे में वीडियो के शुरू में बात की थी। सो द पिटिशनर इज बेसिकली द US or the US citizen or green card holder who is sponsoring their family or a company or an employer sponsoring their employee and petitioning for them. So basically ये लोग कह रहे हैं, द पिटिशनर US गवर्नमेंट के पास जाकर पिटिशन कर रहा है कि मैं इन लोगों को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ को या अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। तो दिस पर्सन हु इज़ इन द US इज़ बेसिकली द पिटिशनर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रायोरिटी डेट या PD के बारे में। ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, जो वीज़ा बुलेटिन हर महीने रिलीज़ होता है बाय USCIS। इसमें प्रायोरिटी डेट के हिसाब से ही बेसिकली डेट्स आती हैं। तो क्या होती है प्रायोरिटी डेट? Priority date is the date when your case was सबमिटेड टू USCIS एंड द डेट जो USCIS कंसिडर करती है कि आप लाइन में लग गए हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। जब आपकी प्रायोरिटी डेट करंट हो जाती है, देन यू कैन अप्लाई फॉर US वीज़ा बेसिकली एट NVC। नाउ बहुत सारे लोग कंफ्यूज इसमें होते हैं कि CR1 IR1 वीज़ा या IR5 जो वीज़ा होता है जो पेरेंट्स का होता है, उसमें प्रायोरिटी डेट हमारी ये है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कब हम लाइन में लगेंगे? तो जस्ट टू लेट यू नो, जो इमीडिएट फैमिली इमीडिएट रिलेटिव्स के वीज़ा होता है, मीनिंग अ स्पाउस और पेरेंट्स, ये जो होते हैं ये किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती इनको। जैसे ये लोग अप्रूव होते हैं इनका पिटिशन एट USCIS, दे बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। ऑल द अदर केसेस लाइक F2A, like F3, F4, they have to wait in line before when their priority date gets current before applying for a visa. इसका बेसिकली जो रीज़न है वो ये है कि स्पाउस वीज़ा या पेरेंट्स वीज़ा जो होता है, जो ग्रीन कार्ड्स इशू होते हैं हर साल, उस पर US गवर्नमेंट ने कोई कैप नहीं लगाया हुआ, कोई बेसिकली कोटा नहीं लगाया हुआ, ये कोई लिमिट नहीं है। On all the other types of visas like F3, F4 के sponsoring children over 21, प्रायोरिटी डेट इसलिए काम आती है क्योंकि उसमें कैप है कि हर साल उनको फॉर एग्जांपल 2 लाख ग्रीन कार्ड्स इशू करने हैं F2A वीज़ा में फॉर एग्जांपल, ये F3 वीज़ा में हर साल सिर्फ इतने सेट अमाउंट ही इशू करने हैं। तो जब आपकी बारी आएगी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा।
for spouse visa or parents visa for US citizen there is no limit, so you can apply right away. तो ये कुछ common terms and words ऐसे थे जो बहुत यूज़ होते हैं US immigration process में, जो हम लोगों को भी शुरू में नहीं आते थे, हमने सीखे. And I'm sure it's gonna help a lot of you guys when you guys are filing your forms out. जब आपको कोई notice receive होता है USCIS से या NVC से आप डील कर रहे हैं, तो होपफुली आप लोगों को हेल्प हुई हो इन सारी इन्फॉर्मेशन से. अगर कोई और ऐसे वर्ड्स हैं या कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स या टर्मिनोलॉजीज़ है जिसका बारे में आप अनश्योर हैं, तो लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को उसका जवाब दें, आप लोगों को समझा सकें काफ़ी डिटेल में. वी होप यू गाइज आर एंजॉइंग दीज वीडियोज़. एंड अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा हो, अगर आप लोगों को कोई हेल्प होती हो इस चैनल से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें. वंस अगेन थैंक यू.